बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसर और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इंटरनेशनल असाइनमेंट की सरगर्मियों का आगाज़ आज से होने जा रहा है। लाहौर के कदाफी स्टेडियम के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज़ का पहला मुकाबला आज रात 9 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर ग्रीन शर्ट से मुकाबला करेगी क्योंकि उनके सीनियर क्रिकेटर्स IPL खेलने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने चंद रोज से कदाफी स्टेडियम लाहौर में भरपूर अंदाज में प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया है और गुज़िश्ता रात न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने भी पाकिस्तान में पहली मरतबा प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। T20 सीरीज़ के आगाज़ से कबल जुमेरात की रात ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लैथम शरीक हुए। T20 सीरीज़ की चमचमाती हुई ट्रॉफी की रोनुमाई के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए तो उनसे पहला सवाल ही उनकी कप्तानी को लेकर हुआ और उनसे पूछा गया क्या वो इस मामले पर दबाव का शिकार हैं कि उन्हें सीरीज़ टू सीरीज़ कप्तान बनाया जा रहा है, जिस पर कप्तान बाबर आजम ने कहा कि उनका काम क्रिकेट खेलना है। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने उन पर बतौर कप्तान एतमाद का इजहार किया है, उन्हें कप्तानी की कोई टेंशन नहीं। अफवाहें तो बहुत सारी हैं, वो सब पर वजाहत तो नहीं दे सकते। देखिए, मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है। मेरा काम है क्रिकेट खेलना और मेरी जितनी भी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है उसमें मुझे उन्होंने पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस दिया और वो मेरे लिए काफ़ी है। और बाकी रूमर्स देखें वो तो अब मुझे नहीं पता क्या क्या चल रहा है, तो इतनी चीज़ें आती हैं मैं किस किस पे एक्सप्लेन करूं। लेकिन मेरा काम है, कोशिश करता हूं ना देखा जाए और इग्नोर किया जाए। जो मेरा काम है, जो मेरा एज अ कप्तान मैंने जो टीम से काम लेना है वो उस पर मैं फोकस करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपना 100% दूँ और क्रिकेट एंजॉय करूँ और परफॉर्मेंसेस दूँ, टीम से लूँ और मैचेस जीतें। मैंने पहले ही बोला कि मुझे उन्होंने क्लियरेंस दी हुई है। अभी देखें, सीरीज़ टू सीरीज़ कोशिश ये होती है कि हम अपना 100% दें। आगे का देखें, कोई ये नहीं है कि आप लिख के लाएँ कि मैं ही कप्तान रहूँगा या कुछ भी होगा XYZ। लेकिन कोशिश ये मेरी ये होती है कि जितना मेरे पास अथॉरिटी है मैं उसको अवेल करूँ और उस पर मैं अपना 100% दूँ। जो मैं चाह रहा हूँ या जो टीम डिमांड कर रही है तो वो हम अपना अप्लाई करते हैं और जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं उसी को हम कंटिन्यू करें। और मेन चीज़ है मैच जीतना और परफॉर्मेंस करना, और उस पर ही फोकस रहता है और चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उस पर जितना हम नज़रअंदाज और जितना देखेंगे उतना प्रेशर आएगा। तो मेरा मानना ये है कि मैं इन चीज़ों को देखता नहीं हूँ, अपनी चीज़ों पे फोकस करता हूँ और अपना ही जो है मेरा एक माइंडसेट उस पर रहता हूँ। उधर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम अपने अहम खिलाड़ियों के बगैर पाकिस्तान से T20 और वनडे सीरीज़ खेलेगी। शायद यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान बाबर आजम ने पुरएतमाद अंदाज में कहा कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में क्लीन स्वीप करने की पूरी अहलियत रखते हैं। हारिस रऊफ शाहीन शाह अफरीदी के साथ नौजवान फास्ट बॉलर कॉम्बिनेशन से टीम मजबूत हुई है। बाबर आजम ने मजीद कहा कि ऐसा भी नहीं है कि न्यूजीलैंड की पूरी टीम नातजुर्बेकार है, उनके 6 से 7 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, जिस तरह देख लें हमारी जो बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप है और जिस तरह हमारे यंगस्टर्स आए हैं वो भी डोमिनेट किया। उन्होंने PSL में भी किया, अफगानिस्तान सीरीज़ में भी किया, उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। और जो हमारे सीनियर प्लेयर हैं जिसमें शाहीन है, हारिस है, नसीम है, तो ये एक अच्छा कम्बिनेशन बना हुआ और कोशिश करेंगे कि अच्छी क्रिकेट खेलें ऑन द डे और जो हमारी हाथ में चीज़ें वो हम अप्लाई करें और उसके लिए हमने प्रिपरेशन की है और उसके लिए रेडी हुए। बिल्कुल, जहाँ तक रही बात आपने कम्बिनेशन, बिल्कुल उनका कम्बिनेशन भी अच्छा है। ये नहीं है कि क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि वो उनकी B टीम है या उनके यंगस्टर आए हैं, तो जो जितने भी प्लेयर्स हैं उनके ऑलमोस्ट 9 से 10 प्लेयर जो सीजन्स प्लेयर हैं जो खेलते आ रहे हैं और जो इंटरनेशनल उनके टीम के साथ रहे हैं और जो नए भी आए हैं वो भी सीज़न प्लेयर है और परफॉर्म करते आ रहे हैं। तो किसी भी टाइम किसी भी स्टेज पे आप किसी भी टीम को ईजी नहीं लेते। इंटरनेशनल क्रिकेट है और इसमें आप किसी ओपोनेंट को ईजी नहीं ले सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज़ में कप्तान बाबर आजम और ओपनर मोहम्मद रिजवान समेत 5 क्रिकेटर्स को आराम कराया था, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के खिलाफ T20 मुकाबलों में ओपनिंग का शोबा सायम अयूब और मोहम्मद हारिस ने संभाला। लेकिन कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ में ओपनिंग के शोबे में तब्दीली को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना है कि आगाज़ इनिंग का वो और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान ही करेंगे, अलबत्ता मिडल ऑर्डर में सायम अयूब, शान मसूद और मोहम्मद हारिस को मौका दिया जा सकता है।
नहीं, ऐसा कोई अभी प्लान नहीं है कि एक्सपीरियंस करें। जो मेरी और रिजवान की जो ओपनिंग पार्टनरशिप वो है उसी के साथ कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके बाद जो हमें लगेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पे सूटेबल होगा उस हिसाब से हम मेरे ख्याल से इस प्रैक्टिस के बाद अनाउंस कर देंगे कौन 11 साइड क्या खेलेगी। हाँ बिल्कुल, देखें ये जो 15 में से देख लें, जो हारिस भी जो है वो नंबर 3 पे खेला है, नंबर 4 पे भी खेला हुआ है, शान भी नंबर 4 पे खेला हुआ है। क्योंकि हमने इस प्लानिंग से किया था कि यार आप ये नहीं है कि आप सिर्फ ओपनर्स में ही खेलेंगे, हमने उनको वहाँ पे खिला के देखा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो उन्होंने वहाँ पे डिलीवर भी किया है। हारिस ने भी किया, सैम भी देख लें, सैम का और इन यंगस्टर का एक अच्छी बात यह है कि ये वो एक नंबर पे नहीं सोचते, वो कहते हैं कि यार हमें जहाँ मर्जी खिलाएं, हम हमें प्लान बताएं आप क्या चाह रहे हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए और वो एग्जीक्यूट करते हैं और वो जाके अपनी गेम खेलते हैं, जो हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन है। कप्तान बाबर आजम ओपनिंग के शोबे में कोई तजुर्बा करने को तो तैयार नहीं, अलबत्ता बॉलिंग में वो तजुर्बा करने को तैयार नज़र आ रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बाबर आजम ने कहा कि PSL से एहसानुल्लाह और मोहम्मद जमान खान की सूरत में बेहतरीन फास्ट बॉलर्स मिले, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में भी मुतासिर किया। इसी वजह से वो कौमी टीम का हिस्सा बने हैं, उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग 11 में मौका दिया जा सकता है। देखें, जिस तरह ये दोनों यंगस्टर ने PSL में और उसके बाद अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस दी है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग रही है, उसी बिना पे ये टीम में आए हैं और इससे और हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ और तगड़ी हो गई है और अच्छी हो गई है, क्योंकि जो हमारे मेन फास्ट बॉलर हैं वो भी आप देख लें डोमिनेट करते हैं और हमेशा हमें मैच जिता के देते हैं, और अब और 2 आ गए तो और स्ट्रॉन्ग हो गई हमारी बॉलिंग लाइनअप। बिल्कुल हम ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उनको भी यूटिलाइज़ करें, उनको साथ साथ इस्टेब्लिश करें, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा है कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी ट्राई करनी है और उनको हमने चांसेस देने हैं कि हम कहाँ और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। उधर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान टॉम लेथम ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में उम्दा कारकर्दगी दिखाने का अज़्म जाहिर किया है। टॉम लेथम का कहना था कि पाकिस्तान एक मयारी टीम है, इन सब खिलाड़ियों ने अभी PSL खेली है, अगरचे IPL की वजह से उन्हें आम खिलाड़ियों का साथ हासिल नहीं, लेकिन टीम में शामिल खिलाड़ियों के पास एक अच्छा मौका है कि वो परफॉर्म करके ख़ुद को साबित करें। Yeah, Pakistan are obviously a quality side. You know, they've come off the back of their PSL tournament just recently, and they've obviously picked guys that are in form. So even though we're missing a few players due to the IPL commitments, you know, it presents opportunities for other players. And even though we have some guys that haven't played a huge amount of cricket, we've also got some guys that have played, you know, a lot of T20 cricket for New Zealand. So yeah, it's an exciting opportunity for this group to come over here and to conditions we haven't played a lot in before, and hopefully we can put a good performance on the board. न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पहली मरतबा पाकिस्तानी सरजमीन पर ग्रीन शर्ट्स के खिलाफ T20 मैच खेलेगी। इससे कबल पाकिस्तान ने बाहमी सीरीज़ के मुकाबलों में UAE या फिर कीवी सरजमीन पर मुकाबलों में हिस्सा लिया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मजमूई तौर पर 29 T20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिखाई देता है। पाकिस्तान ने 18 मुकाबलों में कामयाबी हासिल की और 11 में न्यूजीलैंड की टीम फाते रही। दोनों टीमों के दरमियान 7 T20 सीरीज़ हुई, जिसमें दोनों टीमें 3-3 मरतबा सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब रही और एक सीरीज़ बराबरी पर अपने अख्ताम को पहुंची। T20 इंटरनेशनल मैच में आखिरी मरतबा न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान मुकाबला ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में हुआ, जहां पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से बासानी शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी। तो तैयार हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मुकाबलों के बाद 5 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ के लिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान ये 10 बैनुल-अक़वामी मुकाबले लाहौर, पिंडी और कराची में मुनक़्क़िद होंगे। आखिरी 3 एक रोज़ा मैचों की मेज़बानी नेशनल स्टेडियम कराची करेगा ईद उल फितर के बाद। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अमेरिका से वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन। उनसे पूछेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस T20 सीरीज़ पर उनकी राय और किस तरह देख रहे हैं वो बाबर आजम की कप्तानी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को। ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। कदाफी स्टेडियम लाहौर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 मुकाबलों की सीरीज़ के पहले मुकाबले की आज मेज़बानी करने जा रहा है। पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक रात 8:30 पर बाबर आजम और न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम
टॉस करेंगे और ठीक पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक 9 बजे इस मैच का आगाज़ होगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे और T20 सीरीज़ और हालिया जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से फैसले हुए हैं, गुफ्तगू करने के लिए अमेरिका से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं वनडे क्रिकेट में पहली हैट्रिक करने वाले टेस्ट फास्ट बॉलर जलालुद्दीन साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। जलालुद्दीन साहब, किस तरह देख रहे हैं आप पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान इस सीरीज़ को, जहां न्यूजीलैंड के सरकर्दा खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में मसरूफ़ हैं और टॉम लेथम एक ऐसी टीम को लेकर आए हैं जो कि होम ग्राउंड पर श्रीलंका को T20 सीरीज़ 1 के मुकाबले में 2 मैचों से शिकस्त देकर जो है वो पाकिस्तान पहुंची है और इस टीम में तजुर्बे की कमी है। थैंक यू याया, ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान जो हमने देखा लास्ट जो सीरीज हुई उसमें हमने ये कहा जो नए प्लेयर खेले हैं तो हम इस वजह से हार गए और हमें जो है वो सीनियर प्लेयर खेलने चाहिए। अब फुल अपॉर्चुनिटी मिली है और पाकिस्तान के पास पूरी टीम मौजूद है और जबकि न्यूजीलैंड अपनी वो प्लेयर लेके आए जो इस वक्त वो उन प्लेयरों के साथ नहीं आए जो बड़े प्लेयर IPL में खेल रहे हैं। तो अगर ये बात ये साबित करना चाहते हैं कि हम वाकई एक छोटी टीम से खेल रहे हैं तो हमें चाहिए कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ये करके दें ताकि ये बात साबित हो। दूसरे जो नए अब मैनेजमेंट आई, हमें देखना है कि व्हाट्स न्यू, क्या वो ऐसा नया करने जा रहे हैं जो पहले नहीं होता था कि जिस सिर्फ नाम के फॉरेन कोचेज होंगे वो। तो हमें ये भी देखना हुआ इस सीरीज में और जो हाइब्रिड टाइप ये सिस्टम डेवलप हुआ है किस हद तक कामयाब होता है। तो ये सारी चीज़ें इस सीरीज में देखने को मिलेंगी। और जो बाबर आजम ने, अभी मैं सुन रहा था बीच में कि वो ये कह रहे थे कि जी हमने अपने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और उस स्टैंडर्ड के मुताबिक हम खेलते हैं। एक तो हमें पता नहीं उन्होंने क्या स्टैंडर्ड सेट किए क्योंकि जो उनके रिजल्ट से या जो उनके आउटकम से हमें जो नज़र आता है वो स्टैंडर्ड आजकल के मॉडर्न डेज क्रिकेट से काफ़ी नीचे नज़र आते हैं। या तो वो अचीव नहीं कर पाते वो स्टैंडर्ड, और अगर नहीं कर पाते तो उसकी वजह पता होनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी भी उसी के थ्रू होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये साबित भी उन्होंने करना है कि हम एक कंपैरेटिवली कम ऐसी टीम से खेल रहे हैं जो फुल टीम नहीं है, तो हम उनसे बहुत अच्छे हैं। ये अब इस वक्त इनका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए। लेकिन जलालुद्दीन साहब, आपने बाबर आजम की बात की, चलें मैं बाबर आजम से शुरुआत कर लेता हूँ। बाबर आजम की बॉडी लैंग्वेज, हमने बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर की हैं और वो कह रहे हैं कि जी मैं हमेशा कप्तान नहीं रहूँगा, मुझे एतमाद दिया है चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ने। लेकिन अंदर खाने कुछ चल रहा है और वाज़ेह तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि बाबर आजम भी दबाव महसूस कर रहे हैं। आप क्वालिफाइड कोच हैं, आप ड्रेसिंग रूम में रहे हैं, आप सिलेक्शन कमेटी का मेंबर रहे हैं, आपने ख़ुद क्रिकेट खेली है, इत्तेफाक करेंगे इन बातों से? देखिए, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि इस वक्त ये जो कैप्टनसी की कंट्रोवर्सी है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जी बाबर सीरीज टू सीरीज कैप्टन होंगे, ये वो चीजें हैं जिससे टीम में अनसर्टेनिटी होती है। अगर उन्हें आपने किसी एक फॉर्मेट से हटाना है तो बैठ के क्लियर कट बात करें और हटा दें। ये जो जिसे कहते हैं ना अनसर्टेनिटी, वो नहीं रहनी चाहिए कैप्टनसी में। और इस वक्त जब बाबर आजम इतने मैचेस में, लेकिन जलालुद्दीन साहब मुझे तो आपकी गुफ्तगू में भी तसलसल दिखाई नहीं दे रहा, आपकी गुफ्तगू में भी मुझे अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि बाबर आजम ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं और उनके स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के मामलात को मीट नहीं करते। दूसरी तरफ अगर क्रिकेट बोर्ड उनके बारे में ये सोच रहा है कि उनकी कप्तानी को देखा जाए और सीरीज़ टू सीरीज़ उनको वॉच किया जाए, तो फिर आपकी बात मानूँ या मैं क्रिकेट बोर्ड की बात मानूँ? नहीं, आप गलत डायरेक्शन में चले गए। मैं जो वो स्टैंडर्ड की बात करता वो परफॉर्मेंस रिलेटेड बात होती है कि उन्होंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट किए। सपोज स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं कि ये स्ट्राइक रेट होना चाहिए हमारे ओपनर्स का या हमारे मिडिल ऑर्डर का या लास्ट में जो खेलते हैं, या बॉलिंग के जो स्ट्राइक रेट्स हो सकते हैं वो होने चाहिए, ये स्टैंडर्ड होते हैं। तो मोहतरम यही चीज़ तो यही क्योंकि वो एज ए कैप्टन खेल रहे हैं, वो एज ए बैट्समैन नहीं खेल रहे ना, वो टीम के कप्तान है। और जब स्ट्राइक रेट डिस्टर्ब होता है, जब कारकर्दगी जो है वो उस तरह नहीं रहती उस लेवल की, तो असरात टीम की कामयाबी और नाकामी पर मुरतब होते हैं और यही चीज़ क्रिकेट बोर्ड देखना चाहता है। मैं वही कह रहा हूँ, क्रिकेट बोर्ड अगर वो जो भी देखना चाह रहे हैं ना उसमें कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, मैं ये बात कर रहा हूँ। मैं आप कह रहे हैं अगर हटाना है तो हटा दें। हाँ, मतलब देखें टीम किस तरह सक्सेसफुल होती है जब एक अच्छा एनवायरनमेंट हो, अनसर्टेनिटी नहीं हो, हर क्लैरिटी हो चीजों में
उससे टीम परफॉर्मेंस करती है, वो एक बड़ा रोल प्ले करती है परफॉर्मेंस में टीम के। तो अगर आप बाबर आजम को समझते हैं कि किसी एक फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट जो भी बोर्ड समझ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें हर हाल में 3 फॉर्मेट में ही रखना है, मगर ये जरूर कह रहा हूं कि अगर उनको किसी फॉर्मेट से हटाना है तो उनके साथ बैठ के क्लियर करके उस बात को क्लियर करें। सीरीज टू सीरीज वाला जो है ना, वो एलिमेंट सक्सेसफुल नहीं होता, टीम में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर उन्हें किसी बात से हटाना है, किसी फॉर्मेट से हटाना है, तो उनको बता के और उनको हटा दिया जाए। प्लस ये कि जो उनसे अगर डिस्कशन करना है तो जरूर डिस्कशन कर लें, क्योंकि अब ऑलरेडी वो एक जिस वक्त उनको लाया गया था, मैं उस वक्त से ये कह रहा था कि उनको गलत लाया गया कि उस वक्त उस काम के लिए अहल नहीं थे, मगर अब जब इतना एक्सपीरियंस कर लिया है, एकदम हटा देना सारे फॉर्मेट से वो गलत होगा। और नया अभी हमारे पास कोई ऐसा डेवलप हुआ हमें तो नजर नहीं आ रहा कि कौन सा ऐसा कप्तान होगा जो बहुत अच्छी कप्तानी कर लेगा, लीडरशिप क्वालिटी होंगी। तो हमें अपना टीम का सोचना है कि टीम कैसे बेहतर परफॉर्म। जलालुद्दीन साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट को ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं और यहाँ जो फैसले होते हैं वो मुस्तकबिल को मद्देनजर रखकर तो नहीं होते। यहाँ पर जो फैसले होते हैं, हाँ, तो वो उससे देखें, वो आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, और अब भी ऐसे ही होगा। बात यह कि उससे होता है कि अल्टीमेटली क्रिकेट को नुकसान पहुंचता है। आप पूरे मुल्क पे भी यही हो रहा है, हो क्या रहा है, नुकसान आवाम को पहुंच रहा है, आपस की लड़ाइयां हो रही हैं और वो सारा कुछ नुकसान इसी तरह है। यहाँ पे अगर कुछ होगा तो बाबर आजम की सेहत पे कोई शायद फर्क न पड़े, कप्तान हट भी जाए तो, मगर नुकसान क्रिकेट को होगा। या बोर्ड के डिसीजन अगर अच्छे होंगे तो होगा। अच्छे उसी वक्त होते हैं जब आप क्लैरिटी रखें और कॉन्फिडेंस में ले प्लेयरों को। अच्छा, मैं जरा क्रिकेट से हटके बात कर लूँ। आपने बोला कि फैसले जो होते हैं उससे नुकसान होता है, अवाम भी जो है वो उसमें पिस रहे हैं। तो ये जो आपने अमेरिका जाने का फैसला किया है, बेहतर मुस्तकबिल के लिए आपने फैसला किया है या आप जो है वो अमेरिकन शहरी बनना चाहते थे? देखिए, मेरे पास तो दोनों अपॉर्चुनिटी थी, उसको अवेल किया है, क्योंकि मुझे यूएस गवर्नमेंट ने ग्रीन कार्ड दिया था ऑन द बेसिस ऑफ माय कोचिंग एबिलिटी। तो वो एक मौका था, क्योंकि बीच में मैं जब 2015 में मिला था तो मैं पाकिस्तान में काफ़ी बिजी था और फिर बच्चे यहाँ आ गए थे, बच्चों ने यहाँ पढ़ा है। तो अब सारे मेरे 3 बच्चे तीनों यहीं हैं और बीवी और मैं साथ रहते हैं। बच्चे अपनी पढ़ने के बाद जॉब्स कर रहे हैं, तो दोनों मेरे पास तो ऑप्शन है। अब बेहतर मुस्तकबिल इससे ज़्यादा क्या होगा, मैं तो पाकिस्तान में बड़ा अच्छा मुस्तकबिल, तो या जो प्रेजेंट था वो अच्छा था, उसमें तो अब आने का यहाँ कोई फ़ायदा नहीं इतना लेट। मगर हाँ, यहाँ मैं आके अपनी जो क्रिकेट एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना चाहता था न्यू उस पे, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं हूँ। आप मेरे साथ रहेंगे, आपसे मैं मज़ीद गुफ्तगू करूँगा, लेकिन यहाँ पर इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमें सीनियर क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट और रोज़नामा जंग कराची के सहाफ़ी अब्दुल माजिद भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। माजिद भट्टी साहब, क्या इत्तलात हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में? बाबर आजम कह रहे हैं मैं रिजवान के साथ इनिंग का आगाज़ करूंगा, नंबर 3 पर फ़खर खेलेंगे, तो साइम अयूब हैं कहीं या नहीं है? या मुझे तो साइम अयूब नजर नहीं आ रहे, क्योंकि साइम अयूब अगर खेलते हैं तो फिर उनको इनिंग भी ओपन करना थी। लेकिन जिस तरह बाबर आजम कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ऑलमोस्ट वही कॉम्बिनेशन पाकिस्तान का खेलेगा जो हमने T20 वर्ल्ड कप में अक्टूबर में जब आखिरी बार बाबर आजम ने पाकिस्तान को T20 में रिप्रेजेंट किया था। लेकिन अब एक स्लॉट ऐसी है बीच में जिसमें मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। वो स्लॉट होगी मोहम्मद नवाज और इमाद वसीम के दरमियान। इमाद वसीम अभी रिसेंटली बैटिंग में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है जो अफगानिस्तान की सीरीज थी। मोहम्मद नवाज स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि फास्ट बॉलिंग में तो नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ये हमें नजर आ रहे हैं। तो साइम अयूब मुझे तो कल के 11 में नजर नहीं आ रहे। चलो, मैं यही सवाल जलालुद्दीन साहब के सामने रख देता हूँ। जलालुद्दीन साहब, माजिद भट्टी साहब ने कहा कि क्योंकि सीनियर खिलाड़ी खेलेंगे टॉप 3 में, बाबर, रिजवान एंड फ़खर, तो फिर साइम अयूब की जगह कहाँ बनेगी। लेकिन जो सवाल इन्होंने इस वक्त उठाया है वो ये कि जो इस वक्त अहम कंपटीशन है और बाबर आजम ने जिसका फ़ैसला करना है कि वो इमाद के साथ जाते हैं या नवाज़ के साथ जाते हैं, क्योंकि माजी में हमने देखा पिछले 15 महीने में कि नवाज़ी थे टीम में, इमाद तो थे ही नहीं टीम में, और अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ सीरीज़ में शदाब कप्तान थे। आपको क्या लगता है, बाबर आजम इमाद के साथ जाएंगे या नवाज़ के? अच्छा, पहले तो एक बात और कहता चलूं कि जो भी हमने पहले शुरू में ये कहा था कि अब हमें देखना नया क्या है। मैं ये कहता, काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, कोचिंग सेटअप भी चेंज हुआ है, ये वो, तो उसमें नया क्या होगा तो ये हमें देखना है अभी।
बहरहाल मैं अपने एक एक्सपीरियंस को देखते हुए और जो न्यू सेटअप है मैनेजमेंट साइड से, नॉट क्रिकेट मैनेजमेंट, आउटसाइड पीसीबी की बात कर रहा हूँ, उसमें देखते हुए मैं समझता हूँ कि इस वक्त इमाद वसीम जो है वो टीम का हिस्सा प्लेइंग 11 का रहेंगे। अच्छा ठीक है, तो आपने भी अपना वोट जो है वो इमाद वसीम के पलड़ में डाल दिया। माजिद भट्टी साहब, और क्या चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो गुफ्तगू हो रही थी, बाबर आजम से ज़्यादा सवालात का महवर भी उनकी कप्तानी, उनके मुस्तकबिल के हवाले से रहा। तो ये सीरीज़ आपको लग रहा है कि जिस तरह नजम अजीज़ सेठी साहब ने जो है वो ज़्यादातर बाबर आजम की कप्तानी को डिस्कस किया, उन्होंने कहा कि जी मुख्तलिफ सेक्टर से, मुख्तलिफ जो है वो हलकों से बाबर आजम की कप्तानी, उनके खेलने के अंदाज़ पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जाता है, तो हम भी यही चीज़ देख रहे हैं, इसलिए हम सीरीज़ टू सीरीज़ जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं कर रहे हैं बाबर आजम के साथ। देखिए यही है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास मुस्तकिल हेड कोच नहीं था। अब मिकी आर्थर जो हैं वो कंसल्टेंट के रूप में आ रहे हैं, उन्होंने पीछे बैठकर जो अपना फ्रंट मैन रखा हुआ है, जो ब्रैडबर्न, इंग्लैंड जी ग्रैंड ब्रैडबर्न, वो मेरे ख्याल में सामने बैठकर शॉट्स खेलेंगे। लेकिन जितनी मैंने बाबर आजम की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और नजम अजीज सेठी साहब की जो पूरे एतमाद लगे बाबर आजम आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल पूरा एतमाद नहीं लगे, क्योंकि जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि मुझे कप्तानी की फिक्र नहीं है, तो ये बंदा उसी वक्त कहता है कि जब उसको कप्तानी की फिक्र होती है। तो मुझे लग रहा है कि मिकी आर्थर की इस नए सेटअप में एटलीस्ट वाइट बॉल फॉर्मेट में मुझे बाबर आजम जो है वो कप्तानी करते हुए नजर नहीं आ रहे। लेकिन मैं जलाल भाई जो बात कर रहे हैं, मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर हमने अपने इस सेट टीम को छेड़ दिया, एक कप्तान को हमने छेड़ दिया, फिर बाबर आजम कप्तान तो हैं लेकिन दुनिया के टॉप के बैट्समैन है, अगर हमने अपने नंबर 1 बैट्समैन को गिराने की कोशिश की, फिर ऐसा ना हो कि टीम का शिराजा बिखर जाए और टीम जो है वो लड़के कप्तानी के चक्कर में ग्रुपिंग का शिकार ना हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री ये भी पास में बताती है कि जब भी कप्तानी की कोई छेड़छाड़ की गई, लड़के आप देखें 2-2, 4-4 के ग्रुप में अंदर से टूट का शिकार हो गए। अब मिकी आर्थर का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, जब वो साउथ अफ्रीका के कोच बने, उन्होंने ग्रैम स्मिथ पे बहुत ज्यादा रिलाई किया, ऑस्ट्रेलिया में गए, वहां भी मसाइल बहुत ज्यादा थे। जब पाकिस्तान के हेड कोच पिछले दौर में बने, उन्होंने एकदम से सरफराज अहमद को तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बना दिया। तो मिकी आर्थर अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। मुझे लग रहा है कि शायद व्हाइट बॉल फॉर्मेट में अब बाबर आजम मुस्तकबिल में मुझे नजर नहीं आ रहे, क्योंकि सेठी साहब ने भी 2 दिन पहले जो एक सोशल मीडिया पर ट्वीट किया था, उनके ट्वीट से यही लग रहा है कि बाबर आजम की कप्तानी उनकी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस से मशरूत है। तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छा साइन नहीं है कि हम अपने कप्तान को भी छेड़ रहे हैं और अपने नंबर 1 बैट्समैन को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो जलालुद्दीन साहब, इस सारे सिनेरियो में जिस तरह आपने अपनी गुफ्तगू की शुरुआत में कहा कि गो एंड किल वाली पॉलिसी होनी चाहिए और हमारे पास एक बेहतरीन टीम है, न्यूजीलैंड कुछ नए खिलाड़ियों के साथ आ रही है, तो लगना चाहिए यहाँ पर कि हम अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ खेल रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस और न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस में फ़र्क नज़र आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो सब चीज़ें कैसे होंगी, देखिए जो कामयाबी है वो एक तो गारंटीड नहीं होती, दूसरे ये कि कैसे होती है कामयाबी, उसके लिए आपको एफर्ट्स करने होते हैं और आपको उसके साथ साथ बिलीफ भी होना चाहिए अपने पे। और ये सारी चीज़ें उस तरह से डेवलप होती हैं टीम में जब आपकी हमआहंगी पाई जाती हो टीम मैनेजमेंट, प्लेयर में और कप्तान में। तो ये अगर चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, चाहे वो कप्तानी के हवाले से हो या टीम मैनेजमेंट की जो प्लानिंग है वो अलग हो और कप्तान उससे मैच ना कर रहा हो, तो फिर आपको चाहे वो छोटी टीम भी हो तो उसको हराना मुश्किल हो जाता है। तो बज़ाहिर चीजें सही है। अच्छा, एक दो बातें मैं जरूर यहाँ बाबर आजम या जो भी ओपनिंग सेटअप है उसके हिसाब से कहूँगा, उन पे चार्ज यही लगा हुआ है ज्यादा। उनकी कोई बैटिंग पे तो किसी को कोई इतराज ही नहीं है, वो तो बहुत क्वालिटी बैट्समैन समझे जाते हैं या रिजवान उनके साथ खेलते हैं। देखिए स्ट्राइक रेट की शायद बात अक्सर बाबर आजम और ओपनिंग प्लेयर के साथ होती है। या बाबर आजम को भी ये चाहिए कि देखें ये कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है ना, अगर आप कह रहे हैं जी मैं तो 120 से खेलूंगा और लोग चाहते हैं कि आप 130 से खेलें, तो उनमें थोड़ा सा ये वाला एलिमेंट को डेवलप करना है, यानी थोड़ा रिस्क फैक्टर को बढ़ाना। और ये कोई इतनी बड़ा काम नहीं है, वो एक क्वालिटी प्लेयर है। ऐसा लग रहा है कोई ईगो का इशू बना हुआ है ओपनर्स में कि नहीं हम तो ऐसे ही खेलेंगे जैसे खेलते हैं।
तो ये अप्रोच भी गलत है। दूसरे, वो इस काबिल है, इतना उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया है कि वो अपने स्ट्राइक रेट को आसानी से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये इशू नहीं है, इस इशू को बहुत आसानी से सेटल किया जा सकता है। दूसरे शायद एक और जो मैं मीडिया और इसके थ्रू और बॉडी लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग के थ्रू देखा समझा है, उसमें यही है कि कुछ जगह शायद बाबर आजम बहुत ज्यादा स्टैंड ले लेते हैं कुछ प्लेयरों के लिए। तो ये इस चीज को भी बैठ के अच्छी तरह से डिस्कस करके और बाय लॉजिकल कन्विंस करके किया जा सकता है। ये टीम मैनेजमेंट का काम है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अनहोनी है कि हो नहीं सकती। अगर बाबर आजम किसी में स्टैंड बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसके पीछे उन्हें कोई ग्राउंड, उसके पीछे कोई लॉजिक देनी होगी। उसको अगर काउंटर कर सकता है टीम मैनेजमेंट तो करे, क्योंकि मिल के चलना है। अब अगर खाली बाबर आजम अपनी करते रहेंगे तो वो भी गलत है, और फिर यही वाले इशू पैदा होते हैं। जब ज्यादा आप डिक्टेटरशिप पे आ जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से ये बातें शुरू हो जाती हैं कि इन्हें हटाया जाए। मेरे ख्याल से कि इस वक्त बैठ के बात करने की ज्यादा जरूरत है और कन्वेंस करने की जरूरत है एक दूसरे को। खाली एक दूसरे पे अपनी जिसे कहते हैं राय को उस पर अप्लाई नहीं करने की जरूरत है, बल्कि डिस्कस करके चीजों को करना चाहिए। और यही एक अच्छी टीम, अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी पीसीबी की मैनेजमेंट का तरीकेकार होना चाहिए, जिससे कि टीम स्मूथली चले। और ये सब चीजें अगर होंगी तो मैं समझता हूँ कि टीम बेहतर परफॉर्म करेगी। और अगर नहीं ये चीजें हैं और डिस्प्यूट है और एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, तो आप देखिएगा इस टीम को भी हराना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरे, विकेटों का यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, जो हमने पिछले सीरीज में देखा। विकेटों का हमेशा से वो रहा। अब ये तो खैर शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट है, इसमें तो विकेट अच्छी बननी चाहिए ताकि अपॉर्चुनिटी मिले बैट्समैन बॉलर को, दोनों को अपना जो भी उनकी एबिलिटी है उसको शो करने की। तो ये अननेसेसरी कंफ्यूजन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है अगर इनमें ये एबिलिटी है। कप्तान में थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, टीम मैनेजमेंट को कन्विंस करना आना चाहिए, तो मैं समझता हूँ मसले हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। जलालुद्दीन साहब अमेरिका से वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद थे। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान 5 T20 मैचों की सीरीज़ का पहला मार्का आज कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान के म्यारी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे 8:30 पर इस T20 मैच का टॉस। 8वां कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट मोइन खान अकेडमी DHA कराची में मुनक्किद हो रहा है और ये मुकाबले आप पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर बराह रास्त देख रहे हैं। और इस टूर्नामेंट में उमर एसोसिएट की इनिंग का आगाज़ 2 नौजवान क्रिकेटर ख्वाजा मोहम्मद नाफे और अम्माद आलम कर रहे हैं। और जिस अंदाज़ में ये दोनों खिलाड़ी खेल रहे हैं, इनके ताबनाक मुस्तकबिल के बारे में हम किसी जो है वो तमीद के बगैर ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में सलाहियत की कमी नहीं है। और यही वजह है कि आज हमने इन दोनों बासलाहियत क्रिकेटर्स को अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। ख्वाजा मोहम्मद नाफे और उनके साथ अम्माद आलम, आप दोनों को हम खुश आमदीद कहेंगे। और सबसे पहले मैं आ जाऊँगा आपकी तरफ। ख्वाजा मोहम्मद नाफे साहब, माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा खेले हैं और जिस अंदाज़ में आप बैटिंग कर रहे हैं, बड़ी आपकी माशाल्लाह तारीफ़ हो रही है और आपने अपनी बैटिंग से ये साबित भी किया है। जी नाफे जी बस यही है कि मेहनत करते और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा खेला। अच्छा जी, तो कितने अरसे से आप खेल रहे हैं? 8 साल हो गए मेरे। 8 साल, और यहाँ तक आपका सफ़र 8 साल में कंप्लीट हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और अमाद, आप अंडर 19 लेवल पर भी खेले हैं और आप इनके साथ इनिंग का आगाज़ करते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस आपका उमर एसोसिएट से? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और जिस तरह से सब सपोर्ट करते हैं सारे सीनियर प्लेयर्स और आज़म भाई और उमर भाई, नदीम उमर सर, और अच्छा लगता है और काफ़ी सीखने को मिलता है इन लोगों से। अच्छा ख्वाजा, आपकी टीम में खुर्रम भी खेल रहे हैं, असद शफीक भी खेल रहे हैं, सुहेल खान हैं, अनवर अली, और लास्ट मैच में तो दानिश अजीज़ भी आपकी टीम के लिए खेले। आज़म खान पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट खेले हैं। बैनुल अक़वामी सतह के टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ खेलने का तजुर्बा कैसा रहा? जी माशाल्लाह अच्छा रहा। काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं तो उनसे काफ़ी सीखने को मिलता है। जैसे खुर्रम भाई है, वो बैटिंग में होते काफ़ी समझाते हैं मुझे बैटिंग में, और आज़म खान, अनवर अली, सुहेल खान, काफ़ी उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने को मिलता है, मज़ा आता है। तो अमाद ये बताइए कि आप भी बड़े जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हैं और ख्वाजा भी बड़े जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हैं, तो रेस तो नहीं लगी रहती कि मैं ज़्यादा जल्दी रन्स कर लूँ या जो है वो इनसे ज़्यादा तेज़ खेलूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये है कि हम दोनों बात करते रहते हैं पिच पे भी कि एक दूसरे को सपोर्ट करके और कंडीशन के हिसाब से खेलें। तो स्टूडियो में तो हमारे साथ ये 2 बासलाहियत खिलाड़ी मौजूद हैं और आप इनकी गुफ्तगू पर ना जाइए
क्योंकि ये दोनों का पहला इंटरव्यू है। लेकिन बैटिंग की अगर आप इनकी बात करें तो आप अभी इनके क्लिप्स भी देखेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये नन्हे पौधे हैं जो कल तनावर दरख्त बनेंगे पाकिस्तान क्रिकेट में, लेकिन इनकी आबियारी कौन कर रहा है। कराची में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के होनहार बासलाहियत खिलाड़ियों के कंधों पर हाथ रखना, उनको आगे बढ़ाना, ये काम बहुत अच्छे अंदाज में नदीम उमर साहब कर रहे हैं, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के चेयरमैन हैं, उमर एसोसिएट के रूह रवा हैं और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब को भी चलाते हैं। खुशामदीद कहेंगे नदीम उमर साहब आपको। और सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कैसे ढूंढ के लेकर आ जाते हैं आप ये सितारे जो फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले तो यही है भाई, थैंक यू आपका बुलाने का और ये लाइन पे लेने का, और आपको सलाम, अम्माद आलम, इनको ख्वाजा नाफे, सबको बहुत सलाम। और आई थिंक ये टीम वर्क है। आपको पता है जैसे आजम खान हमारे साथ हैं बहुत अरसे से, और हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है ये आई थिंक वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लब, इसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ पिछले 17, 18, 20 साल से। तो ये एक आई थिंक टीम वर्क है। जिस तरह ये पूरी एक स्काउटिंग होती है, नबील लगे रहते हैं, अच्छे प्लेयर्स हम देखते हैं पूरे पाकिस्तान से, बट मेनली कराची के प्लेयर्स हमारे साथ ज्यादा खेलते हैं। तो ये अम्माद और ख्वाजा नाफे दोनों आई थिंक यही 2-3 साल से आए, बड़े हुए, और फिर जैसा भी इन्होंने जिक्र भी किया, आपने भी कहा कि जब ये बड़े स्टेज पे जाके खेलते हैं ना, टेलीविजन पे खेलते हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस एक और लेवल पे होता है। और जैसे आपने कहा छोटे में पहचान हो जाती है कि इनमें पोटेंशियल तो बहुत है। ये सिर्फ 19-20 हैं, इंशाल्लाह इनको अच्छी विकेटें मिलेंगी। PSL में अब ये लोग खेलेंगे जाके, और बड़े स्टेजेस पे खेलेंगे तो और अपनी सलाहियतें दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो नदीम उमर साहब, अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँ, क्लब क्रिकेट आप चला रहे हैं, आप डिपार्टमेंट के क्रिकेट को आप चला रहे हैं, पाकिस्तान सुपर लीग में माशाल्लाह आपके पास टीम है, तो ये जो हर वक्त आप स्काउटिंग की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कराची के जो अच्छे प्लेयर हैं कोशिश करते हैं कि उनको मौके फराहम किए जाएं, तो अगर मैं अमाद और ख्वाजा के बारे में ख़ास तौर पर आपसे जानने की कोशिश करूं, क्योंकि अज़हर अमीर साहब जो कि कोयटा ग्लैडिएटर के साथ एसोसिएट हैं, उनके साथ मैं कमेंट्री कर रहा था 8 कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट में, तो उन्होंने मुझे कहा कि ख्वाजा मोहम्मद नाफे को देखना ये नेक्स्ट लेवल पर है। जी बिल्कुल, इनको हम लोग 2 साल से ऑब्जर्व कर रहे हैं। और देखिए अक्सर ये होता है कि हम बच्चों को बहुत जल्दी ले आते हैं। अभी हम आपको पता है क्लासिकल केस हुआ, जो लेफ्ट हैंडेड हमारे हैं, मैं नाम बोल रहा है, साइम अयूब, उनको हमने फर्स्ट ईयर लाए, बेचारा छोटा था, इतना खेल नहीं सका, फिर हमारा वाइल्ड कार्ड इस पर जाया हो गया और हम नहीं ले सकते उसे वापस। लेकिन माशाल्लाह वो गया है, उसने वहाँ खेला है, उसने प्रूव किया अपने आप को। तो ये दोनों भी इसी के साथ साइन के साथ साथ ये भी आई मीन वन ऑफ द फ्रंट रनर जिनको आप कहेंगे वो लोग हैं हमारे क्लब से। पूरा क्लब बहुत वेरी प्राउड ऑफ देम। जैसे आपने कहा असल शफीक, सरफराज, अनवर अली हमारे साथ सीनियर प्लेयर थे, इन्होंने भी शुरू किया यही रमजान के से। बहुत स्पेशली मोइन खान पे जो मैचेस होते थे यहाँ से आपने देखा कि हमने इरफान जो है उनका कम बैक हुआ, और बहुत से प्लेयर यहाँ देखे गए, क्योंकि PSL से पहले आई थिंक सिर्फ यही स्टेज होता था। डॉक्टर शाह उनका जो है वो टूर्नामेंट कराते थे T20, उसके बाद ये शुरू हो गया मोइन खान का, फिर नया नाजमाबाद शुरू हो गया। तो आई थिंक वो जो कराची का जो हब बना और यहाँ आके पूरे पाकिस्तान से लड़के खेलते थे, तो इनको भी बहुत कम्पिटिटिव क्रिकेट मिलती थी। जैसे ख्वाजा नाफे, इनको अम्माद आलम, इन दोनों का मिल रही है, ये बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स और बॉलिंग को खेल रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप ये ग्रेजुएट करके जाएंगे। तो आई थिंक जिस तरह इनको एक आहिस्ता आहिस्ता अपने स्लॉट ये बढ़ा रहे हैं, और जिस तरह ये खेल रहे हैं आई थिंक इनकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और जिस तरह इनकी वो जो एक वायरल हो गई है नाफे की, तो एक वो जो 60 किए थे इसमें, अम्माद भी इसी तरह पीछे नहीं है। तो ये सब वो टैलेंट है जो पाकिस्तान, जैसे आपने इंट्रो में कहा कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, बस इनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो वो प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। अब ये कितना अपने आप को प्रूव करते हैं ये हम सब ने देखना। नदीम उमर साहब, आपका बेहद शुक्रिया, और मैं आपसे यही कहूँगा कि इसी लगन के साथ, इसी जज्बे के साथ आप काम करते रहें और पाकिस्तान क्रिकेट को बासलाहियत होनहार क्रिकेटर्स जो हैं वो देते रहिए। थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।
एक बार फिर अपने नौजवान क्रिकेटर्स की तरफ आ जाते हैं। ख्वाजा मोहम्मद हाफिज़ साहब, आपने नदीम उमर साहब की बात सुनी तो वो काफ़ी खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से। तो मुझे ये बताइए कितनी प्रैक्टिस करते हैं आप दिन में, और डाइट का भी ख्याल रखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को? जी यही है कि जब मॉर्निंग में हम 10 बजे जाते हैं एकेडमी 1 बजे तक, फिर उसके बाद खाने के लिए आते हैं, फिर 3 बजे फिर जाते हैं, प्रैक्टिस फील्डिंग सब करते हैं हम। अच्छा, तो आप कह रहे हैं 8 साल से आप खेल रहे हैं, तो पिछले 2 साल से जो है आपको रमज़ान क्रिकेट खेलने का मौका मिल रहा है उमर एसोसिएट से, आप पाकिस्तान सीसी से तो खेल ही रहे हैं, तो क्या तब्दीली आपने अपने अंदर महसूस की है? और ये जो टूर्नामेंट आपका हुआ है 8 कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट मोइन खान क्रिकेट एकेडमी DHA में, इसमें आपकी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। जी ये कि पिछले साल आज़म भाई ने मेरे लिए बात की थी, रमज़ान में मुझे खिलाया, और नदीम उमर सर का शुक्रिया जिन्होंने मुझे उमर सेठ से खिलाया, अपॉर्चुनिटी दी, और अल्लाह का शुक्र है इस साल परफॉर्म हुआ मुझसे। तो अमाद साहब आप ये बताइए कि आप जो है वो ग्रास रूट लेवल से आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हुए अब उमर एसोसिएट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने बताया कि असद शफीक, खुर्रम मंजूर के होते हुए आप ख्वाजा के साथ इनिंग का आगाज़ कर रहे हैं, आपके लिए बड़े प्राउड की बात है। तो जिस तरह ख्वाजा ने बताया कि वो दिन में प्रैक्टिस करते हैं, आप कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं? सर यही होता है कि सुबह हम जाते हैं तो अक्सर ये होता है कि खाना भी हम बाहर ही खा लेते हैं, घर आने के बाद टाइम नहीं होता, और उसके बाद फिर हम KCCA प्रैक्टिस करने जाते हैं तो मगरिब भी हो जाती है तकरीबन। तो किस तरह देख रहे हैं अब जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट में नए नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं, अभी जिस तरह नदीम उमर साहब कह रहे थे, साइम अयूब आए, उसके अलावा अगर हम बात करें आज़म खान हैं, उसके अलावा अगर हम बात करें मोहम्मद हारिस हैं, कई नौजवान खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा बन रहे हैं। अब्बास आफरीदी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, उसके अलावा एहसानुल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और उनको सिला मिला, उनको मुंतखब किया गया पाकिस्तान से। क्या टारगेट कर रहे हैं आप? टारगेट यही होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो जब स्टार्ट करता है क्रिकेट तो यही देखता है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और अभी जो अपॉर्चुनिटी हमें मिल रही है इसको हम जल्दी से जल्दी ग्रैब करेंगे, हमारे लिए अच्छा है। लाइव मैचेस हैं, सब देख रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो ये बताइए मुझे कि स्पिनर को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं या फास्ट बॉलर को? वैसे तो आप इनिंग का आगाज़ करने के लिए जाते हैं। फास्ट बॉलर मैं ज़्यादा देखता हूँ कि अच्छा तेज़ फास्ट बॉलर आए तो मुझे मज़ा आता है उनको खेलने में। तो सेम यही सवाल अगर ख्वाजा मैं आपसे करूं, आप जिस तरह बैटिंग करते हैं, नो लुक शॉट साइम अयूब का बड़ा मशहूर हुआ और आपने जो है इसको अपने अंदाज में इम्प्रोवाइज़ किया, और आप जिस तरह खेले हैं मोइन खान एकेडमी में, आपके शॉट्स की बड़ी तारीफ़ हुई है। जी बिल्कुल, शॉट्स की मैं प्रैक्टिस करता हूँ, नो लुक के शॉट दिन रात यही लगे रहते हैं प्रैक्टिस पे, तो अल्लाह का शुक्र है ग्राउंड में इम्प्रूव होता। तो ये मुझे बताओ अमाद, के एक ज़माना था कहते थे कि यार बॉल को मिडल करो और बुक स्टाइल में बैटिंग करो, और जो है वो एक अच्छा बैट्समैन जो है वो टेक्निक के एतबार से बड़ा अच्छा होता है, लेकिन आज जो T20 क्रिकेट हो रही है उसमें कहते हैं कि जी बैट्समैन 360 जो खेलने वाले हैं वही कामयाब है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मॉडर्न डे क्रिकेट जितनी भी है आजकल सब यही फॉलो करते हैं, ज़्यादातर देखते हैं कि ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स मारना आने चाहिए उनको, और उनको अच्छा भी लगता है ऐसा खेलना। तो जाते जाते ख्वाजा आप ये मुझे बता दें कि ये जो आप तेज़ खेलते हैं, ये आपने मॉडर्न डे क्रिकेट को देखकर तेज़ खेलना शुरू किया या आप शुरू से ही तेज़ खेलते हैं? नहीं, मॉडर्न डे क्रिकेट को देख के शुरू किया। वैसे नहीं तेज़ खेलते थे आप? वैसे नहीं खेलता था बचपन में। अच्छा, क्योंकि आजकल क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है तो मॉडर्न डे खेलना पड़ता है। चलें, हम दोनों अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, ख्वाजा मोहम्मद नाफ़े और अमाद आलम, आप दोनों के लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। आप लोग इसी तरह उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा करें, और जो आपने अपने आँखों में ख्वाब सजाए हैं अल्लाह तबारक व तआला उसमें आप दोनों को कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। ये थे जनाब हमारे 2 उभरते हुए सितारे जो उमर एसोसिएट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 8 कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट में, और हमें लगा कि इनकी हौसला अफजाई करना चाहिए, इसलिए हमने इनको स्कोर के प्लेटफॉर्म पर बुलाया। और अगर आपको याद हो, जब अंडर 16 में कराची की सतह पर साइम अयूब की क़यादत में कराची की टीम चैम्पियन बनी थी, हमने स्कोर में उनको बुलाया था, और आज साइम अयूब जो हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद यायो सैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।